Learn easy. Subscribe Learn Easy channel. हेलो किड्स, वेलकम टू लर्न इजी चैनल। आज की कक्षा में हम सीखेंगे कि भूतकाल किसे कहते हैं। तो चलिए शुरू करें। बच्चों, आज हम सीखेंगे कि भूतकाल किसे कहते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि काल क्या होता है। काल का अर्थ होता है समय। काल का अर्थ है समय। क्रिया के जिस रूप से हमें कार्य के होने के समय का बोध हो, हमें जब ये पता चलता है कि वो काम किस टाइम पर हुआ है, उसके समय का बोध हो, तो उसे काल कहते हैं। बच्चों, काल का वीडियो हम पहले भी बना चुके हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आज की कक्षा में हम सीखेंगे कि भूतकाल किसे कहते हैं। तो क्रिया के जिस रूप से, चलिए मैं भूतकाल की परिभाषा लिख देती हूँ। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का बोध हो, उसे भूतकाल कहते हैं। भूतकाल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का बोध हो, उसे भूतकाल कहते हैं। और जैसे कि मैं आपको उदाहरण देकर बताती हूँ। जैसे मैं कल बाजार गया था। अब यहाँ पर था का प्रयोग हुआ है कि ये काम बीते हुए समय में हो चुका है। जो पास्ट टेंस, इंग्लिश में हम इसको कहते हैं पास्ट टेंस। जो काम बीते हुए समय में हो रखा होता है, उसको भूतकाल कहते हैं। जैसे राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, राम ने रावण को मारा था। तो जो काम बीते हुए समय में हमारे पास्ट में हो चुका होता है, उसको हम भूतकाल कहते हैं। भूतकाल के 6 उपभेद होते हैं। पहला है सामान्य भूतकाल, दूसरा है आसन्न भूतकाल, तीसरा है अपूर्ण भूतकाल, चौथा है पूर्ण भूतकाल, पांचवा है संदिग्ध भूतकाल और छठा है हेतुमत भूतकाल। तो आज की कक्षा में मैं आपको इन सारे जो भेद हैं भूतकाल के, उनके बारे में आपको पढ़ाऊंगी। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं सामान्य भूतकाल किसे कहते हैं। आइए देखते हैं पहला उपभेद, जो कि है सामान्य भूतकाल। तो क्रिया के जिस रूप से काम के सामान्य रूप से पूरा होने का बोध हो, उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। क्रिया के जो भी काम होता है, जब वो पूरी होती है, तो जब उसके सामान्य रूप से पूरे होने का बोध होता है कि वो पूरी हो चुकी है, तो उसको कहते हैं सामान्य भूतकाल। इस क्रिया की पहचान हम किस तरीके से कर सकते हैं? तो इस क्रिया की पहचान करने के लिए हमें ये ध्यान रखना होता है कि क्रिया समाप्त हुए थोड़ी देर हुई है या अधिक देर। ये हमें इससे पता नहीं चलता। इसके जो वाक्य होते हैं, उससे हमें ये पता नहीं चलता है कि क्रिया को समाप्त हुए कितनी देर हुई है। तो जैसे कि हम उदाहरण में देखते हैं, नीरजा चली गई। अब वो चली तो गई, पर हमें ये नहीं पता कि उसको गए हुए कितनी देर हुई है। नेताजी ने भाषण दिया। भाषण तो दिया, पर हमें ये समय का पता नहीं चला है कि उसको कितनी देर हुई है। भाषण तो दे दिया, ये हमें पता है कि भूतकाल है, पर इसका हमें ये, क्योंकि ये सामान्य भूतकाल है, इसमें हमें समय का नहीं पता चल रहा है कि वो कितनी देर पहले ये काम समाप्त हुआ है। कुसुम घर गई, यहाँ भी देखिए वो चली गई है, पर कितनी देर पहले गई है हमें नहीं पता। राकेश ने पुस्तक पढ़ी। अब पुस्तक तो पढ़ी राकेश ने, पर कितनी देर पहले पढ़ी है, ये हमें इन वाक्यों से नहीं पता चल रहा है कि काम किस समय समाप्त हुआ है, कितनी देर पहले समाप्त हुआ है। तो बच्चों, इन सभी वाक्यों में क्रियाएं बीते हुए समय में पूरी हो गई हैं, अतः ये सामान्य भूतकाल की क्रियाएं हैं। तो चलिए अब मैं आपको दूसरा भेद बताती हूँ।
आइए देखते हैं आसन्न भूतकाल किसे कहते हैं। आसन्न का अर्थ होता है समीप या फिर निकट। क्रिया के जिस रूप से पता चले कि क्रिया अभी कुछ समय, ये ध्यान रखने की बात है इसमें कि क्रिया अभी कुछ समय पहले ही पूर्ण हुई है, उसे हम आसन्न भूतकाल कहते हैं। जिस क्रिया से हमें ये पता चलता है कि काम अभी थोड़ी देर पहले ही खत्म हुआ है, उसे हम आसन्न भूतकाल कहते हैं। जैसे मैंने आम खाया है, अब हमें ये तो पता चल गया इसमें कि क्रिया भूतकाल की है, पर अब ये कैसे पता चलेगा कि ये आसन्न भूतकाल है? क्योंकि यहाँ देखिए, मैंने आम खाया है, इससे ये पता चल रहा है कि अभी थोड़ी देर पहले ही ये क्रिया समाप्त हुई है, इसीलिए ये आसन्न भूतकाल कहलाएगा। मैं अभी सोकर उठी हूँ, अब इस वाक्य से भी देखिए हमें पता चल रहा है कि थोड़ी देर पहले ही सो के उठी है, तो इसीलिए यहाँ पर ये आसन्न भूतकाल कहलाएगा। वह अभी आया है, इस क्रिया से भी हमें पता चल रहा है कि क्रिया अभी थोड़ी देर पहले ही समाप्त हुई है। कुसुम घर आ गई है, इस वाक्य से भी देखिए आ गई है, इसका मतलब अभी थोड़ी देर पहले ही आई है। तो जिन वाक्यों से हमें ये पता चलता है कि क्रिया थोड़ी देर पहले समाप्त हुई है या हमें कुछ हमारे उसकी समाप्ति जो है निकट भूतकाल में हुई है, या फिर ये कह सकते हैं कि तत्काल ही सूचित होती है कि तत्काल में ही हुई है वो क्रिया, तो उसे हम आसन्न भूतकाल कहते हैं। अभी इन सभी वाक्यों से हमें क्या पता चल रहा है, क्योंकि इन सभी वाक्यों में क्रियाएं अभी अभी पूर्ण हुई हैं, इसीलिए ये आसन्न भूतकाल की क्रियाएं हैं। आइए देखते हैं भूतकाल का तीसरा उपभेद, पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल क्रिया के जिस रूप से ये ज्ञात हो कि कार्य पहले ही पूर्ण हो चुका है। जिस क्रिया के जिस रूप से हमें ये पता चलता है कि काम जो है बहुत पहले ही खत्म हो चुका है, या फिर हम ये कह सकते हैं क्रिया के उस रूप को पूर्ण भूत कहते हैं जिससे क्रिया की समाप्ति के समय का बोध होता है कि क्रिया को समाप्त हुए काफ़ी समय बीत चुका है। जब हमें ये पता चलता है तो वो पूर्ण भूतकाल कहलाती है। तो चलिए अब अच्छा, ये एक और चीज़ ध्यान रखने योग्य इसमें बात यह है कि जो सामान्य भूतकाल की क्रियाएं होती हैं उनमें अगर हम था, थी, थे ये लगा दें तो ये पूर्ण भूतकाल की क्रियाएं बन जाती हैं। तो चलिए इसका उदाहरण देखते हैं। नीता ने खाना बनाया था, अगर हम यहाँ देखें सिर्फ बनाया तक अगर मैं लिखती हूँ नीता ने खाना बनाया तो ये सामान्य भूतकाल की क्रिया है। अब मैंने इसमें था लगा दिया तो इससे हमें ये पता चल गया है कि ये क्रिया जो है बहुत पहले समाप्त हो चुकी है, तो इसीलिए ये पूर्ण भूतकाल की क्रिया हो गई। अब यहाँ देखिए, राम ने बाली को मारा था। अब यहाँ पे अगर मारा होता, सिर्फ अगर मैं इस वाक्य को लिखती हूँ राम ने बाली को मारा, अब इससे हमें ये तो नहीं पता चलता कि अभी मारा या कब मारा, तो ये सामान्य भूतकाल की क्रिया होती। पर यहाँ था लिखा हुआ है तो इसीलिए ये पूर्ण भूतकाल की क्रिया है कि जिससे हमें ये पता चल चुका है कि ये काम बहुत पहले ही समाप्त हो चुका है। उसने शाम को मारा था, ये भी क्रिया देखिए बहुत पहले समाप्त हो चुकी है, था लिखा है तो इसीलिए पहले ही समाप्त हो चुकी है। अंग्रेजों ने भारत पर राज किया था, तो अब आपने देखा कि इन सभी क्रियाओं में था, थे, थी इस तरीके के अगर जब हम क्रिया के अंत में इस तरीके के शब्द आते हैं तो वो पूर्ण भूतकाल की क्रियाएं होती हैं। और इन सभी एक और उदाहरण देखिए, जैसे कि 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था, तो इस तरह के था जब हम वाक्य के आखिर में लगा देते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि चुका था, चुकी थी या चुके थे, ये भी हम वाक्य के अंत में अगर लगते हैं हमारे ये शब्द तो भी ये पूर्ण भूतकाल की क्रियाएं होती हैं। अब आप इन्हीं सभी जो वाक्य हैं इन सब में देखिए कि ये सारे वाक्य हैं, ये सारे जो वाक्य हैं ये इन सब में क्रियाएं बहुत पहले ही समाप्त हो चुकी हैं, बहुत पहले ही पूर्ण हो चुकी हैं, तो इसीलिए सभी पूर्ण भूतकाल की क्रियाएं कहलाएंगी। आइए देखते हैं चौथा उपभेद जो है अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल क्रिया के जिस रूप से पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में हो रही थी परंतु ये पता नहीं चलता कि कार्य समाप्त हुआ या नहीं, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जब हमें ये तो पता चल जाता है कि क्रिया भूतकाल में हुई है, ये तो पता चल जाता है इसमें, पर हमें इस चीज़ का पता नहीं चलता है कि वो अभी भी चल रही है वो क्रिया
या ख़त्म हो गई है, इसका हमें पता नहीं चलता है कि कार्य जो है वो समाप्त हो चुका है या नहीं हुआ है, इसका पता नहीं चलता है। तो इसीलिए ये क्रियाएं जो हैं अपूर्ण भूतकाल क्रिया जो भूतकाल है ये इसीलिए अपूर्ण भूतकाल कहलाता है, क्योंकि इसमें जो क्रियाएं होती हैं उसका हमें पता ही नहीं चलता है कि वो समाप्त हो चुकी हैं या नहीं हुई हैं। जैसे अब यहाँ देखिए सुरेश गीत गा रहा था। अब यहाँ पर देखिए रहा था लिखा हुआ है कि वो गीत गा रहा था, हमें ये नहीं पता कि उसने गीत गाना बंद कर दिया या वो अभी भी गा रहा है, तो इसीलिए ये अपूर्ण भूतकाल की क्रिया कहलाएगी। रमेश तबला बजा रहा था। अब यहाँ भी देखिए बजा रहा था, पहले तो बजा रहा था, ये तो हमें पता है कि ये जो है हमारी क्रिया भूतकाल में हो रही थी, पर अब हमें ये नहीं पता चल रहा है कि वो अभी भी बजा रहा है या उसने बजाना बंद कर दिया है। रीता सो रही थी। अब यहाँ भी देखिए सो रही थी, अब यहाँ भी हमें ये नहीं पता चल रहा है कि वो अभी भी सो रही है या उठ गई है, ये नहीं पता चल रहा है, क्योंकि हमें इस वाक्य से ये पता चल रहा है कि वो ये भूतकाल में वो सो रही थी। रीना नाच रही थी। अब इस तरीके के देखिए इन सभी वाक्यों में जो है हमें ये पता चल रहा है कि क्रिया अतीत में आरंभ हुई, अतीत में शुरू हुई, पर हमें उसका पूरा होने का अभी पता नहीं चल रहा है कि वो पूर्ण हुई हैं या नहीं हुई हैं, तो इसीलिए ये सारी क्रियाएं अपूर्ण भूतकाल क्रियाएं कहलाएंगी। तो चलिए अब मैं आपको भूतकाल का 5वां भेद बताती हूँ। आइए देखते हैं 5वां उपभेद जो है संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल, जैसे कि संदिग्ध शब्द से ही आपको पता चल रहा है कि शक, जब हमें किसी चीज़ पे शक होता है तो इसका मतलब संदिग्ध है। तो अब इसकी परिभाषा देखिए, भूतकाल के जिस क्रिया से कार्य होने में अनिश्चितता तथा संदेह प्रकट हो। जब हमें क्रिया के कार्य के होने में अनिश्चितता होती है कि पता नहीं होता हमें पक्के तौर पर कि वो क्रिया हुई है या नहीं हुई है, संदेह प्रकट होता है, तो इसीलिए ये संदिग्ध भूतकाल कहलाता है। बीते हुए समय में जिस काम के होने में संदेह हो वह संदिग्ध भूतकाल कहलाता है। तो इसमें ध्यान रखने योग्य बात यह है कि जब क्रिया के अंत में ये देखो होगा, होगी, होंगे, इस तरीके के शब्द अंत में लगे हों तो वो संदिग्ध भूतकाल कहलाएंगे। अब जैसे उदाहरण देखिए, बस छूट चुकी होगी। अब यहाँ पर होगी शब्द लगा हुआ है, हमें ये नहीं पता कि छूट चुकी है, पक्के तौर पर नहीं पता है हमें कि बस छूट चुकी है या नहीं। हम संदिग्ध है, हमें अनिश्चितता है, हमें शक है कि छूट चुकी होगी, हमें पक्के तौर पर वो चीज़ नहीं पता है, तो इसीलिए ये क्रिया जो है संदिग्ध भूतकाल के अंतर्गत आएगी। दुकानें बंद हो चुकी होंगी। अब यहाँ भी देखिए दुकानें हो गई होंगी बंद, हमें नहीं पता, हमें शक है कि शायद वह बंद हो चुकी होंगी, तो इसीलिए ये संदिग्ध भूतकाल के अंतर्गत आएगी। रमेश गया होगा। अब गया होगा हमें पक्का नहीं पता, हो सकता है गया हो ना गया हो, तो हमें क्या है, शक है, इस पर संदेह है, तो इसीलिए ये संदिग्ध भूतकाल कहलाएगा। मीना शिमला पहुंच चुकी होगी। अब यहाँ भी देखिए पहुंच चुकी होगी, हमें पक्का तौर पर नहीं पता कि वो पहुंची है या नहीं पहुंची है, तो इसीलिए ये क्रिया जो है संदिग्ध भूतकाल के अंतर्गत आएगी। बस ध्यान रखने योग्य बात यह है इसमें कि संदिग्ध भूतकाल में हमें ये पता नहीं होता कि हमें संदेह रहता है, अनिश्चितता रहती है इसमें, पक्के तौर पर हमें पता नहीं होता कि वह क्रिया हो चुकी है या नहीं हुई है। अब आप इन्हीं सभी वाक्यों में देख लीजिए, इन सभी वाक्यों में भूतकाल में पूरा काम जो है होने में हमें संदेह का पता चल रहा है इन सभी वाक्यों में, तो इसीलिए ये संदिग्ध भूतकाल की क्रियाएं हैं। तो चलिए अब हम छठा भेद देखते हैं। आइए देखते हैं हमारा छठा और आखिरी उपभेद, जिसको कहते हैं हेतु हेतुमत भूतकाल। हेतु शब्द का अर्थ होता है कारण। हेतु का अर्थ है कारण। अब इसकी परिभाषा देखिए, यदि भूतकाल में एक क्रिया के होने या ना होने पर दूसरी क्रिया का होना या ना होना निर्भर करता है तो उसे हेतु हेतुमत भूतकाल कहते हैं। इसमें क्या होता है कि भूतकाल की एक क्रिया जो है वो दूसरी क्रिया पर आश्रित होती है, यानी कि निर्भर होती है। अगर एक क्रिया पूरी नहीं होती तो दूसरी क्रिया भी पूरी नहीं होती है, तो इसीलिए इसको कहते हैं कि एक क्रिया जो है वो दूसरी क्रिया पर आश्रित होती है, तो इसीलिए ये हेतु हेतुमत भूतकाल कहलाता है। इसमें दो क्रियाओं का होना बहुत ज़रूरी होता है। ये जो हमारा
भेद है, इसमें दो क्रियाएं ज़रूर होनी चाहिए, तभी ये हेतु हेतु मद भूतकाल कहलाएगा। और इससे हमें ये पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी पर वो किसी कारण से नहीं हो पाई है। जैसे अब इन वाक्यों में देखिए, यदि तुम पढ़ते तो अवश्य सफल होते। अगर अब यहाँ देखिए पहला देखिए, यदि तुम पढ़ते। अब यहाँ पर ये क्रिया जो है हमारी दूसरी क्रिया पर आश्रित है कि अगर तुम पढ़ते तो अवश्य सफल होते, अगर पढ़ते तो ही सफल होते, नहीं पढ़े तो इसीलिए सफल नहीं हुए। तो ये पहली क्रिया जो है वो दूसरी पर आश्रित रहती है। यदि वर्षा होती तो फसल अवश्य अच्छी होती, अगर बारिश होती या वर्षा होती तो ही फसल अच्छी होती। तो इसमें भी हमारी जो है क्रिया एक दूसरे पर आश्रित रहती है, हमारी दूसरी क्रिया जो है वो पहली क्रिया पर आश्रित है। वह अगर आता तो हम खूब बातें करते। अब हम खूब बातें कब करते, जब वह आता तो इसीलिए हमारी क्रिया जो है दूसरी क्रिया पहली पर निर्भर कर रही है। यहाँ पर भी अपने आप को स्वच्छ रखते तो अस्वस्थ नहीं होते। हम कब अस्वस्थ नहीं होते, अगर हम अपने आप को स्वच्छ रखते तो आपने देखा कि इन सभी क्रियाओं में जो है हमारी दूसरी क्रिया जो है वो पहली पर आश्रित है, पहली पर निर्भर है। तो इसीलिए ये सब जो है, हेतु का अर्थ भी जैसे मैंने आपको बताया, हेतु का अर्थ होता है कारण। तो इसमें क्या होता है, इसमें दो क्रियाओं का होना, पहली बात कि दो क्रियाओं का होना बहुत ज़रूरी है और एक क्रिया जो है वो दूसरी क्रिया पर आश्रित होती है। तो इसीलिए यहाँ पर हेतु हेतु मद भूतकाल इसको कहते हैं। तो इन सभी वाक्यों में जो है एक दूसरे पर सारी क्रियाएं निर्भर हो रही हैं और क्रिया के ना होने पर दूसरी क्रिया भी जो है वो पूरी नहीं हो सकती। इसमें दोनों क्रियाओं का होना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसीलिए ये सारी क्रियाएं जो हैं हेतु हेतु मद भूतकाल की क्रियाएं कहलाएंगी। तो चलिए बच्चों, अब तो आपको समझ आ गया होगा कि भूतकाल किसे कहते हैं और भूतकाल के 6 उपभेद कौन कौन से होते हैं। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का बोध होता है उसे हम भूतकाल कहते हैं। जो हमें पता चलता है कि क्रिया बीते हुए समय में पूरी हो गई है तो उसे भूतकाल कहते हैं। और भूतकाल के 6 उपभेद हैं, सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतु हेतुमत भूतकाल। तो चलिए बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। अगली कक्षा में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय। Subscribe Learn Easy channel.